हम लोग 13 नंबर प्रश्न तक देख चुके थे। आज 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। यकृत द्वारा बनाया पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? यकृत द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? तो हिपैटोग्लॉट ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है हिपैटिक पैंक्रियाटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, डी हिपैटिक डक्ट। तो ऑप्शन सी सही है, सिस्टिक डक्ट के द्वारा। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त जो है पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? सिस्टिक डक्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। 15 प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है? ऑप्शन ए है फ्रुक्टोज, बी डेक्सट्रीन, सी ग्लैक्टोज, डी माल्टोज। तो आपका डाइसैकेराइड कौन है? माल्टोज। डाइसैकेराइड माल्टोज है। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? कोलेस्ट्रॉल किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए है इंसुलिन, बी एस्ट्राडियोल, सी ग्लाइकोजेन, डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन बी सही है, एस्ट्राडियोल। इंसुलिन के स्राव के लिए कोलेस्ट्रॉल के स्राव के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एस्ट्राडियोल का। एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है। इंसुलिन का निष्कर्षण अंगनाशय से होता है। इसके कमी से चीनिया रोग या डायबिटीज होती है। इंसुलिन की कमी से क्या होती है? डायबिटीज। और इंसुलिन ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लूकोज जो है लीवर में किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन ए है लैक्टोज, बी मायोसिन, सी कैसीन, डी रेनिन। तो दूध प्रोटीन आपका कौन सा है? कैसीन। दूध प्रोटीन कैसीन होता है। कैसीन को दूध प्रोटीन कहा जाता है। दुग्ध का रंग उजला कैसीन प्रोटीन एवं पीला कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग उजला किसके कारण होता है? कैसीन के कारण। और दूध का रंग पीला किसके कारण हुआ? कैरोटीन के कारण। कैरोटीन प्रोटीन के कारण उजला होता है, पीला होता है। और उजला किसके कारण? कैसीन के कारण। लैक्टोजन यह छोटा आत्म से स्रावित होता है। लैक्टोजन का स्राव कहाँ होता है? छोटी आत्म में। यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदलता है। लैक्टोज को किस में बदलेगा? लैक्टोज को किस में बदलेगा? लैक्टोजन जो है लैक्टोज को किस में बदलेगा? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। कैसीन दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाराक्सीनेट में बदल देता है। कैसीन जो है दूध में पाए जाने वाला कैसीन जो है दूध में पाए जाता है क्या चीज? कौन सा प्रोटीन? कैसीन। तो दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पाराक्सीनेट में बदलता है। एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है। एडल्ट मनुष्य में मतलब जो मनुष्य एडल्ट किसके कहेंगे? जो 18 साल का हो गया हो, वयस्क। तो वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है। इसका कारण है दूध पचने में कठिनाई। अगर वयस्क मनुष्य दूध पीता है तो उसे पचने में कठिनाई होती है। बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो दूध पे ही आश्रित रहता है। लेकिन बड़ा मनुष्य उतना दूध पिएगा, अगर सिर्फ दूध ही पी करके रहे तो वो नहीं रह पाता, पचने में कठिनाई होता है। इसका रीजन है रेनिन की कमी। रेनिन की कमी के कारण वयस्क मनुष्य को दूध नहीं पच पाता है।
प्रश्न संख्या 18, आहार नाल में, ये आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, बी कोलन, सी स्टोमक, डी सीकम। तो ऑप्शन ए सही है, छोटी आंत। छोटी आंत में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में कहां बदलता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में एमिनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत से स्रावित एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में एवं पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत में एंजाइम कौन सी रहेगी? इरेप्सिन प्रोटीन। छोटी आंत में कौन सा एंजाइम? इरेप्सिन। इरेप्सिन पाया जाता है। ठीक है। फिर छोटी आंत में डिग्रेशन होता है किसका? एमिनो अम्ल का। और अमाशय स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में जठर रस से निकलने वाला जो रस होता है, जठर रस का स्राव कहां से होता है? अमाशय से, स्टोमक से। HCl, प्रो प्रोपेसिन और म्यूसिन रेनिन स्रावित होता है। कौन कौन सा चीज होता है स्रावित? प्रोपेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन। स्टोमेज से जठर रस, HCl, प्रोपेप्सिन, म्यूसिन और रेनिन का स्राव होता है। किससे? किससे स्राव होता है? अमाशय से। ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 19 देखते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ये आप याद कीजिए, पहले बताया जा चुका है। कौन सा है विटामिन डी का रासायनिक नाम? है याद? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। देखिए यहां नहीं बताए थे। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन बताया हुआ है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन ई कहां पाया जाएगा? विटामिन डी आपका मछली का यकृत में पाया जाता है। और विटामिन ई को क्या कहते हैं? टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल किस चीज में पाया जाएगा? अंकुरित अनाज में पाया जाता है। कहां? अंकुरित अनाज में। रेनिन का स्रवन करने वाला अंग कौन सा है? 20 नंबर प्रश्न है। रेनिन का स्रवन करने वाला अंग ऑप्शन ए है यकृत, बी अमाशय, सी यकृत, डी इनमें से कोई नहीं। अमाशय स्टोमक, स्टोमक जो है आपका रेनिन का स्राव करता है। कौन करता है रेनिन का स्राव? अमाशय। अमाशय जो है आपका रेनिन का स्राव करता है।
और क्या है, रेनिन के सिक्रेशन स्टोमक के द्वारा होता है। और किडनी, मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होती है। मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और इसमें यूरिया बनता है। यूरिया का निर्माण किडनी में होता है। किडनी के फंक्शन इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की इकाई कौन सी चीज है? किडनी को ही ब्रिक कहा जाता है। ब्रिक की इकाई नेफ्रॉन है। ब्रिक की इकाई क्या चीज? नेफ्रॉन, या किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। प्रश्न 21 है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। ऑप्शन ए है कृमि रूप परिशेषिका, आलिक्रेनन, प्रवर्ध, रोम तथा काकलिया। ऑप्शन बी है बुधदंत, आस्तन ग्रंथिया, पटेला, कॉक्सीबोन। सी है निमेशक पटल, कृमि रूप परिशिका, कर्ण पेशियां, कॉक्सी अस्थियां। डी है रोम, कर्ण पेशियां, पटेला, एटलस कैसेरूप। ऑप्शन सी सही होगा। सी सही है। निमेशक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशियां, कॉक्सी अस्थि। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह निमेशक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्ण पेशियां और कॉक्सी अस्थि जो है ये निष्क्रिय अंग है। वेस्टिजल ऑर्गन्स, अवशेषी अंग निष्क्रिय अंग कहलाते हैं। अवशेषी अंग का मतलब समझ रहे हैं किसको कहते हैं? अवशेषी अंग वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे, लेकिन अब हमारे शरीर में इनका कोई कार्य नहीं है। जैसे कान, कान देखें, कान का बाहरी डिजाइन जो होता है जिसको हम लोग हाथ से पकड़ते हैं, उसका कोई काम है? बाहरी डिजाइन का कोई काम नहीं है। उसी प्रकार से आप कृमि परिशेष का या निमेशक पटल, इन सब चीजें का कोई काम नहीं है। ये सब चीज कौन से हो जाएंगे? ये आपका अवशेषी अंग है। हमारे पूर्वज से तो कान मिल गए हैं, लेकिन इस कान का कोई उपयोग अब हम लोग नहीं करते हैं। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन मिलता है। 22 नंबर प्रश्न है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। ऑप्शन ए है कॉकरोच में, खरगोश में, सी मक्खी में, प्लेनेरिया में। पुनरुद्भवन कहने का मतलब पुनः जन्म लेना। किसमें पाया जाता है रीजनरेशन? तो ऑप्शन डी है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन की क्रिया देखने को मिलती है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 23 की तरफ चलते हैं। समवृत्ति अंग है। समवृत्ति अंग एनालोगोस ऑर्गन। ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख व तितली के पंख में, मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद में, तितली के पंख व मच्छर के पंख में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है। आपका चमगादड़ के पंख व तितली के पंख में समवृत्ति अंग है। समवृत्ति अंग कहते किसको है? तो इसे भी हम लोग देखते हैं। समरूप अंग चमगादड़ के पंख एवं तितली के पंख हैं। समजात अंग होमोलोजियस, होमोलोगस। तो वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना भ्रूणीय परिवर्धन में समान होता है, समजात अंग कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है? उपयोग के आधार पर या उपयोग के कारण असमान दिखाई देता हो, लेकिन मूल बनावट उसका क्या हो? एक जैसा हो, तो उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े के अगली टांग, बिल्ली का पंजा। घोड़े का अगली टांग और बिल्ली का पंजा दोनों का बनावट क्या है? उसका अणु जो डीएनए टाइप का जो होगा वो सब अणु क्या है उसका? सेम है, लेकिन दोनों का काम जो है, काम के आधार पर दोनों की दृष्टि से देखें
तो बिल्ली का अगला पंजा जो हो गया है आपका नुकीला हो जाता है, उसका नाखून लगा हुआ होता है। लेकिन घोड़े के अग्रपाद में जो आगे वाला पैर है उसमें क्या है, वो चौड़ा हो जाता है क्योंकि जमीन पे उसको चलना है। लेकिन इसमें देखिए तो क्या हो जाता है, मूल रचना एक जैसी और भ्रूणीय परिवर्धन एक जैसा होता है। घोड़ा का अगला पैर और बिल्ली का पैर, आगे वाला पैर, दोनों का मूल रचना एक ही है, आगे दोनों निकलती है। उसी प्रकार से मनुष्य के हाथ के मौलिक रचना एक जैसी है। मनुष्य का हाथ भी, बिल्ली का अगला पैर या मनुष्य का हाथ, मनुष्य खड़ा होकर के चलने लगा, उपयोग तो वो हाथ का अलग ढंग से करने लगा। अब समरूप अंग, ये तो हो गई आपका समजात अंग। और एक समरूप अंग, ऐसे अंग जो समान कार्य के उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, मतलब काम के दृष्टि से समान हो, तो उसे समजात अंग कहेंगे। जैसे चमगादड़ का पंख और तितली का पंख दोनों क्या है, समजात अंग है। मतलब चमगादड़ अपना पंख का उपयोग किस लिए करता है, उड़ने के लिए। उसी प्रकार से आपका तितली अपना पंख का उपयोग किस लिए करता है, उड़ने के लिए। तो वो क्या हो गया, समजात अंग। मतलब कार्य के दृष्टि से समान हो तो उसे समान समजात अंग कहते हैं। परंतु मूल रूप और रचना में भ्रूणीय परिवर्तन भिन्न होते हैं। समजात अंग में मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्तन भिन्न होते हैं। कौन सा हार्मोनल बीमारी है, 24 नंबर प्रश्न है, हार्मोनल बीमारी कौन सा है। ए जुकाम, बी घेंघा, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी लेप्रोसी। तो ऑप्शन बी सही है। घेंघा रोग जो है वो हार्मोनल बीमारी है। ये हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये हार्मोन जो है, घेंघा रोग वाला हार्मोन, वो थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरॉक्सी हार्मोन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसके कमी से होता है, थायरॉक्सी हार्मोन की कमी से होता है। और थायरॉक्सी हार्मोन का स्राव कहां से होता है, थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड कहां पाया जाता है, वो गला में पाया जाता है। सर्दी जुकाम यह वायरल डिजीज है। ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी भी कहते हैं, या क्षय रोग भी कहा जाता है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। टीबी किससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है। इसमें बीसीजी का, वेसिकुलस कैलमेटी घ्यूरिन का टीका लगाया जाता है। टीबी से बचाव के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। लेप्रोसी जिसे कोढ़ कहते हैं या कुष्ठ रोग कहते हैं, कुष्ठ रोग का एक नाम है लेप्रोसी। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक बैक्टीरिया से होती है। लेप्रोसी किससे होगा, लेप्रेसी नामक बैक्टीरिया से। इसके रोकथाम के लिए एमडीटी मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। टीबी के रोग के लिए बीसीजी का टीका, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के रोकने के लिए एमडीटी का टीका। कुष्ठ रोग को लेप्रोसी कहते हैं और टीबी को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ये टीबी और कुष्ठ रोग दोनों क्या है, बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। डार्विनिज्म है, डार्विनिज्म क्या है। ऑप्शन ए उपार्जित लक्षणों की वंशागति, बी जनन द्रव्य की निरंतरता, सी प्राकृतिक चरण, डी उत्परिवर्तन। तो डार्विनिज्म जो है प्राकृतिक चयन, डार्विनवाद इसे ही कहते हैं, डार्विनवाद या डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन। अब इसी में देखिए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन मतलब प्राकृतिक चयन है, पुस्तक के नाम में ही छुपा हुआ। डार्विनिज्म जो है प्राकृतिक चयन पर आधारित था।
उपार्जित लक्षणों की वंशंगति सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क ने किया है। उपार्जित लक्षण का वंशंगति सिद्धांत किसने दिया? लेमार्क। लेमार्क ने फिलोसोफिक जियोलॉजिक पुस्तक का प्रतिपादन किया। लेमार्क ने कौन सा पुस्तक लिखा? फिलोसोफिक जियोलॉजिक। उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। कौन दिया? ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वह कहलाता है पैरासिटिज्म, प्रीडेशन, सिम्बियोसिस, कॉमेंसलिज्म। तो जब दो जीव एक साथ रहे और एक को लाभ हो और एक को कोई लाभ ना हो तो वो कहलाएगा आपको कॉमेंसलिज्म। जब दो जीव साथ रहे, एक को लाभ होता है, दूसरे को लाभ ना हो, उसे कॉमेंसलिज्म सहभोजिता कहते हैं। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो, उसे परजीविता कहते हैं। एक जीव को लाभ और दूसरे को हानि। जैसे दो दोस्त है और पहला दोस्त जो है क्या कहे दूसरा दोस्त को कि चलो आज पार्टी मनाया जाए, पार्टी मनाया जाए। अब पार्टी मनाने के लिए ए और बी दोस्त है। बी बोल रहा है ए को, अब बी हमेशा यही काम करता है, बी हमेशा किसी दूसरे को ही पकड़ता है खाने पीने के लिए। तो यहां क्या हो जाएगा? बी क्या कहलाएगा? पैरासाइट्स कहलाएगा, परजीविता। मतलब दूसरे को ऊपर जीवित रहना। और ए व्यक्ति का तो लॉस हुआ पैसा का, पार्टी देगा तो पैसा का लॉस, तो परजीवी कौन कहला गया? बी, परजीविता। और जब अगर बी जो है ए को पार्टी देने के लिए तो कहे लेकिन ए को लॉस नहीं हो, जैसे बी जो है पढ़ने के लिए ए को बोल दिया, क्या बोल दिया? बी जो है ए से कोई हिसाब पूछ लिया, ए को कोई लॉस? कोई लॉस नहीं। तो ये क्या कहला जाएगा? ये कहला जाएगा सहभोजिता। मतलब ए को कोई हानि नहीं हो तो वो सहभोजिता। और अगर ए और बी में बी जो है पूरी तरह क्या कर दे, इसके पास मान लीजिए 10 रुपया हो और इसका शरीर बच रहा है 10 रुपया और इसका शरीर, तो बी जो है इसके वो कहे कि पार्टी दो, और ए पार्टी देने के लिए तैयार जब हो जाए तो इसका किडनी आंतड़ी सब बेच करके कौन खा गया? बी। तो ये आपका कहला जाएगा परभक्षण। परभक्षण। इसलिए अपने दोस्तों से सावधान, कौन सा दोस्त परभक्षी है, कौन सा सहभोजी है और कौन परजीवी है। तो सबसे बढ़िया दोस्त कौन होता है? सहभोजित दोस्त, जो कि आपसे तो फायदा ले रहा है लेकिन आपको लॉस नहीं देता है। और परजीवी जो है आपसे फायदा लेता है और आपको लॉस देता है। और परभक्षी जो है वो आपसे फायदा तो लेगा ही लेगा, साथ में आपको नष्ट कर देगा। तो सबसे खतरनाक कौन है दोस्त? परभक्षण। और सबसे बढ़िया दोस्त परभक्षी। जैसे गिद्ध, गिद्ध जो है कोई जानवर को खा लेता है तो उसको पूरी तरह से जानवर को खत्म कर देगा, तो गिद्ध एक परभक्षी है। चलिए हम लोग प्रश्न 27 देखते हैं। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है। भूमि अपरदन कैसे रोका जा सकता है? पुनः वन रोपण से, वनों के विनाश से, फसलों के प्रत्यावर्तन से, चारागाह प्रबंधन से, क्रॉप रोटेशन, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। कौन सा ऑप्शन ए सही होगा? पुनः वन रोपण। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव, पानी पड़ता है तो आप देखे होंगे मिट्टी क्या है, बह जाता है, तो मिट्टी कट करके बह गया, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है?
पेड़ अगर लगा दे तो पेड़ के पत्ती पर पानी गिरेगा, पेड़ का जड़ पानी को रोकेगा, मिट्टी को बहने से रोकेगा। पुनः वन रोपण, भूमि अपरदन की रोकथाम की जाती है। 28 नंबर प्रश्न है, डार्विन का सिद्धांत था। ऑप्शन ए न्यूनतम की उत्तरजीविता, बी प्राकृतिक चयनवाद, सी म्यूटेशनवाद, डी परिवर्तनों सहित अवरोहण। बताइए डार्विन का सिद्धांत क्या था? योगतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद, परिवर्तनों सहित अवरोहण। आपका कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सिलेक्शन। स्पीसीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक जो लिखा गया था वो डार्विन द्वारा ही ना, उसी में नेचुरल सिलेक्शन बताया गया था। प्राकृतिक चयनवाद, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्राकृतिक चयनवाद, दोनों एक ही सिद्धांत है। योगतम की उत्तरजीविता और प्राकृतिक चयनवाद दोनों एक ही सिद्धांत है, लेकिन अगर प्राकृतिक चयनवाद यहां नहीं हो, ऑप्शन में प्राकृतिक चयनवाद ना दिया हुआ हो, तो क्या होगा? योगतम उत्तरजीविता। आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है? आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक है? सरीसृप व स्तनिका, पक्षी व स्तनिका, उभयचरों व स्तनिका, सरीसृप व पक्षियों का? तो सरीसृप और पक्षियों का संयोजक क्या कहलाता है? आर्कियोप्टेरिक्स। प्रश्न 30, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? परावैंगनी की विकिरण की क्रिया जब होगी तो क्या उत्पन्न होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फ्लोराइड। क्या होगा? परावैंगनिक विकिरण की क्रिया जब होती है, यूवी लाइट इसी को कहते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ओजोन परत। जब नवजात ओजोन O2 पर, O2 नवजात ओजोन किसको कहेंगे? O को अकेले। तो नवजात ओजोन पर यूवी लाइट जब पड़ती है, सूर्य का प्रकाश, तब जाकर के ये तीन ऑक्सीजन मिलने से ओजोन का निर्माण होता है। अब बताइए ओजोन परत का क्षरण किस गैस से हो रही है सर्वाधिक? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ओजोन परत, सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र कहां पाया गया? आर्कटिक। कहां? आर्कटिक में। ठीक है, आर्कटिक उत्तरी ध्रुव में है या दक्षिणी ध्रुव में? आर्कटिक, आर्कटिक जो है आपका उत्तरी ध्रुव में है। ठीक है, 1986 में ओजोन परत में छिद्र जो पाया गया ये आर्कटिक ध्रुव पर। अब प्रश्न संख्या 31, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए है मूल उत्पादक, बी मूल उपभोक्ता, सी अपघटक, डी उत्पादक। तो कौन सा होगा सही? ऑप्शन डी सही होगा, उत्पादक। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे, हरा पौधा क्या करता है? उत्पादक। ठीक है, हरा पौधा उत्पादक, और जो जंतु है वो उपभोक्ता। जंतु, जीव जैसे मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है। पक्षी क्या है? उपभोक्ता है, उत्पादन नहीं करता है, वो उपभोग करता है, खाता है, सिर्फ खाता है ना। लेकिन वन जो है, वन पारिस्थितिकी मतलब जंगलों में उत्पादन करता है। पेड़ पौधा क्या करता है? सिर्फ उत्पादन करता है। आदमी को खाता है? रोटी खाता है? नहीं ना, ये आपका उत्पादक होगा। चलिए प्रश्न अब इसमें देखते हैं,
वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं उत्पादक, वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक से सीधा भोजन प्राप्त करते हैं मूल या प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। वैसे उपभोक्ता जो पौधों से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उत्पादक से क्या करे, उत्पादक से सीधे भोजन प्राप्त करे, वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक। अब देखिए उत्पादक कौन था, उत्पादक बताइए, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा से भोजन कौन प्राप्त करता है, जो पेड़ पौधा से जो भोजन प्राप्त करेगा, जैसे बकरी, खरगोश, गाय, ये सब क्या है, उपभोग करता है ना। तो पेड़ पौधा तो उत्पादन किया, और सबसे पहले इसको कौन खाया, बकरी, गाय, खरगोश। तो ये पहले खाया ना, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जाएगा तो बताइएगा, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होता है या मांसाहारी, तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होगा, क्योंकि तो उत्पादन जब होगा तो उसको खाएगा, और उत्पादन कौन करता है, पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा उत्पादन किया और प्राथमिक उपभोक्ता उसको खाया, तो मतलब वो पेड़ पौधा तो शाकाहारी होगी, इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर को शाकाहारी कहा जाता है। मूल उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीवों को अपघटक कहते हैं। मूल उत्पादक और उपभोक्ता, जैसे उपभोक्ता कौन कौन सा, उपभोक्ता तो बहुत से हो गए, शेर, बाघ, आदमी, जानवर, गाय, बैल, बकरी, गीध, पक्षी, सभी चीज उपभोक्ता है। सिर्फ पेड़ पौधा ही उत्पादन करते हैं। तो उत्पादक और उपभोक्ता को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया। इसको सड़ाएगा पेड़ पौधा को, तब ना छोटे छोटे कणों में टूटेगा। जैसे गाय, गाय है, बकरी है, भैंस है, कुत्ता अगर मर गया, तो कुत्ता मर गया तो उसको अब खत्म कौन करेगा, बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, विषाणु, ये सब मिल करके, फंगी लग करके कुत्ता मरता है तो उसको खत्म करेगा। तो उत्पादक और उपभोक्ता को जो अपघटित करता है उसे क्या कहेंगे, अपघटक। कोई दिक्कत, चलिए प्रश्न संख्या 32, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीव और किसमें, वातावरण में, क्या कहलाता है, इको तंत्र, इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, सिंको इकोलॉजी, क्या कहलाएगा, जीव तथा, बता सकते हैं क्या कहलाएगा, इकोलॉजी, ठीक है। जीव और वातावरण के बीच के संबंधों को इकोलॉजी कहते हैं। जीव और वातावरण के बीच के संबंधों को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी के बारे में और देखते हैं क्या है। तो इकोलॉजी जीव और वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को इको तंत्र कहते हैं। अब जैविक घटक कह दिया गया, मतलब क्या, जैविक घटक पेड़ पौधा और जीव जंतु, जीव जंतु। अब जंतु में आदमी आएगा या नहीं, जीव जंतु में आएगा आदमी, तो हाँ। तो एक मनुष्य के चारों ओर के चीजों में जो संबंध होती है उस संबंध को ही इको तंत्र कहते हैं। या एक जीव के चारों ओर, एक जीव के चारों ओर जो भी सजीव और निर्जीव चीजें उपस्थित है उनमें जो संबंध होता है उस संबंध को ही इको तंत्र कहते हैं। जैसे पहाड़ भी मनुष्य के चारों तरफ हो सकता है, कहीं पहाड़ होगा, कहीं क्या होगा, भूमि होगी, कहीं हवा होगा, जल होगा, सूर्य का ऊर्जा होगा, जंतुएं होंगे, गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, मुर्गा, मुर्गी, ये सब होंगे।
तो इन सभी में जो मनुष्य का संबंध है, इस संबंध को ही क्या कहते हैं? इको तंत्र। अब यहाँ पर देखिए, भूमि, पहाड़, हवा, जल, ऊर्जा, ये सब सजीव तो नहीं है, ये सब क्या है? निर्जीव है। और जीव जंतु क्या है? सजीव है। तो सजीव और निर्जीव के बीच के संबंध को, सजीव और निर्जीव के बीच के संबंध को ही इकोतंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर मतलब सजीव, या इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत सजीव जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं। एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि आते हैं। ऑटो इकोलॉजी, तो ऑटो इकोलॉजी केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को कहा जाता है। केवल एक जाति के जीव के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑटो इकोलॉजी। जैसे मनुष्य जाति के अध्ययन, तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑटो इकोलॉजी। जैसे पक्षियों के अध्ययन अगर करते हैं, पक्षियों के बारे में कि उनका संबंध किससे है, तो उसे क्या कहेंगे? ऑटो इकोलॉजी। अब सेनियो इकोलॉजी, तो किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को सैन्य इकोलॉजी कहते हैं। जैसे किसी भी क्षेत्र विशेष में, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, मान लिया जाए आप रहते हैं एमपी में, तो एमपी क्या, कोई एक क्षेत्र ले लीजिए, कोई एक डिस्ट्रिक्ट, जैसे सिंगरौली। सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं और उनके संबंध, जीव जंतु, पहाड़, ऊर्जा, जो भी ये चीजें हैं, उनके बीच के आपस के संबंध को क्या कहेंगे? सैनियो इकोलॉजी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीव नहीं था? किस युग में कोई जीव नहीं था? ए है मेसोजोइक काल, एजोइक काल, कैम्ब्रियन काल, पेजोइक काल। तो आपका एजोइक काल में कोई भी जीव जंतु नहीं था। एजोइक काल या प्राजैविक काल, प्राजैविक काल, इस काल को आर्कियन काल के नाम से भी जाना जाता है। एजोइक काल को या प्राजैविक काल को आर्कियन काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के चट्टानों में जीवाश्म पूर्णतः अभाव है। अब ये बताइए कि हम लोग उस समय के बारे में कैसे कहेंगे कि जीव जंतु था या नहीं? तो उस समय जो चट्टान निर्मित हुआ, उसमें चट्टान कैसे निर्मित होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होगा, नीचे से पिघला हुआ लावा निकलेगा, वो लावा निकलेगा और धीरे धीरे जमा होगा। अब लावा नीचे से फूटेगा, मान लीजिए आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहीं लावा निकला जमीन के अंदर से, तो वहां जीव जंतु भी उस लावा के दायरे में आएगा ना, तो वो मर जाएगा, उसका हड्डी वगैरह तो रहेगा। तो हड्डियां जब मिलेगी तभी ना कहेंगे कि जीव जंतु थे। तो एजोइक काल में, एजोइक काल में जो चट्टानें बनी, उन चट्टानों में कोई भी अवशेष था ही नहीं, कोई भी हड्डी नहीं मिला, तो उसे कह दिए क्या चीज? कि जीवाश्म नहीं है, एजोइक काल में जीव जंतु थे ही नहीं। फिर आ जाइए पैलियोजोइक या पूरा जीव काल, इसे प्रारंभिक युग भी कहा जाता है। इसी युग में वनस्पति एवं जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। वनस्पति और जीव जंतुओं की उत्पत्ति कब हुई? तो वो पैलियोजोइक युग में। कब हुआ? पैलियोजोइक या पूरा जीवी काल में, जिसे प्रारंभिक या प्राथमिक युग कहा जाता है। कैम्ब्रियन काल, पेजियो काल या पूरा जीव महाकल्प के अंतर्गत ही कैम्ब्रियन काल आता है। पूरा जीव महाकल्प का प्रारंभिक काल 600 मिलियन से 500 मिलियन ईसा पूर्व कैम्ब्रियन के नाम से जाना जाता है। मेसोजोइक का महाकल्प, इसे द्वितीय युग भी कहा जाता है। इसे ट्रेसियक, जुरैसिक, क्रेटेशियस कालों में बांटा गया है। जुरैसिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति हुई है। जुरैसिक काल में किसकी उत्पत्ति हुई है? डायनासोर की। चलिए प्रश्न संख्या 35 हम लोग 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है,
उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करता है। उत्परिवर्तनवाद म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया? डार्विन, मेंडल, लेमार्क, डिब्रीज। किसने उत्परिवर्तन का थ्योरी किसने दिया?